रामलखन सिंह इंटर कॉलेज रामपुर बैजापुर जौनपुर के इंटरमीडिएट फाइनल के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण और क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर स्पष्ट किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण और क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्ठिका का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही वर्णन किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। अब हम एक एक करके सभी चारों प्रकार के ठोसों का अध्ययन करेंगे। पहला है आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों के घटक कण अणु के रूप में होते हैं। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत ऐसे ठोस आते हैं जिनका निर्माण या तो परमाणुओं द्वारा या अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए अणुओं द्वारा होता है। इस प्रकार के ठोस बहुत कम तापमान पर पाए जाते हैं। इनके घटक कणों के मध्य बहुत ही दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन फोर्सेस द्वारा ये बंधे होते हैं। ये ठोस अत्यंत मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत कम होता है और कमरे के तापमान पर ये द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अंतर्गत घटक कण ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों के रूप में होते हैं, जिनके मध्य डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस के रूप में बल पाए जाते हैं। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परिक्षेपण बल और द्विध्रुव द्विध्रुव इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस, दोनों को सम्मिलित रूप से वान डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। इन दोनों को वान डर वाल फोर्सेस द्वारा बंधा हुआ माना जा सकता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस भी कमरे के तापमान पर प्रायः द्रव या गैस के रूप में होते हैं। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस अमोनिया इस प्रकार के उदाहरण हैं। नंबर 3 है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जब किसी बहुत प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बंधा होता है तो इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस अवस्था में ये अत्यंत प्रबल बंध के रूप में कार्य करता है। बर्फ में इसी प्रकार का बल पाया जाता है। इस प्रकार के ठोस विद्युत के अचालक होते हैं और कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव और मुलायम ठोस होते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों के घटक कण धन और ऋणावेशित आयनों के रूप में होते हैं, जो बहुत ही प्रबल कूलामीय बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इनकी प्रकृति भंगुर होती है। भंगुर को ब्रिटिल कहते हैं। इनमें हथौड़े से चोट मारने पर ये फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं और ये गलित अवस्था में अथवा विलयन की अवस्था में ये विद्युत का संचालन करते हैं। तीसरे प्रकार के ठोसों में
धात्विक ठोस रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन इत्यादि धातुओं को रखा गया है। इनकी संरचना में कोर भाग या केंद्रीय भाग धनावेशित आयनों से बना होता है, जबकि इन धन आयनों के बीच बीच में और धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन का समुद्र या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं की विशेष चमक और रंग के लिए भी ये इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। धातुएं अत्यधिक आघातवर्धनीय या मैलिएबल होती हैं, अर्थात इनको पीटने पर ये फैल जाते हैं। धातुएं तन्य भी होती हैं, डक्टाइल होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। चौथे प्रकार के ठोसों के अंतर्गत नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस आते हैं। इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो ग्रेफाइट हैं, डायमंड हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं। इसका प्रयोग रेगमाल बनाने में, क्रूसिबल बनाने में किया जाता है। इनको भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के ठोसों में ठोस के घटक परमाणु अत्यंत प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनकी बहुत विशाल संरचना होती है। इन्हें विशाल अणु या जायंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी ठोस होते हैं। इसके पश्चात पाठ्यक्रम में यहाँ आपकी पुस्तक में डायमंड और ग्रेफाइट का चित्र दिया हुआ है। डायमंड की विशेष बात होती है कि इसमें कार्बन के परमाणु चतुष्फलकीय ढंग से परस्पर जुड़े होते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण डायमंड विद्युत का अचालक पदार्थ होता है, जबकि प्रबल सहसंयोजक बंधों के कारण यह अत्यंत कठोर होता है। इसकी कठोरता 10 यूनिट होती है, जो ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक होती है। इसके विपरीत ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि इसका चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है और वह इस ग्रेफाइट के वैद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रेफाइट की संरचना प्लेटेड होती है। इसमें प्लेट के रूप में, एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, प्लेट के रूप में षटकोणीय ढंग से कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। अतः इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, छीला जा सकता है। आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें सभी चारों प्रकार के ठोसों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है और इसमें बंधन आकर्षण बल के बारे में चर्चा की गई है। इनकी भौतिक प्रकृति, वैद्युत चालकता और गलनांक के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि इसके ऊपर वर्णन किया गया है, आप लोग इस चार्ट में स्वतः अध्ययन करके इसको देखें, अध्ययन करें, समझें। इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको देखें। पहला प्रश्न है, उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को उनके विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए।
पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है, टिन धात्विक ठोस है, बेंजीन अध्रुवीय ठोस है, यूरिया एक ध्रुवीय ठोस है, अमोनिया हाइड्रोजन बंधित ठोस होगा जो बहुत कम तापमान पर ही ठोस अवस्था में होगा, जल भी हाइड्रोजन बंधित ठोस होता है जो बर्फ की अवस्था में कम तापमान पर पाया जाता है, तापमान बढ़ने पर ये द्रव अवस्था में चला जाता है। जिंक सल्फाइड आयनिक ठोस है, ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है, रुबिडियम धात्विक ठोस है, आर्गन एक अध्रुवीय ठोस है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ठोस ए अत्यधिक कठोर और ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युतरोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? तो वास्तव में यह एक सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस है। इसके उदाहरण हीरा या डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तीसरा प्रश्न है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, इसकी व्याख्या कीजिए। आयनिक ठोसों की विशेषता है कि इनके क्रिस्टल जालक धन और ऋणावेशित विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं जो जल में घोलने पर अथवा पिघलाने पर गलित अवस्था में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अतः इनकी गलित अवस्था में स्वतंत्र आयन होने के कारण ये विद्युत चालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये आयन स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए ये विद्युत चालक भी नहीं होते। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं? ये धातुओं के लक्षण हैं। धातुओं में जो गुण होता है उसमें चालकता, विद्युत चालकता, आघातवर्धनीयता और तन्यता, डक्टिलिटी का लक्षण होता है। आपके पाठ्यक्रम में अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। किसी भी ठोस क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या करने के लिए उसके घटक कणों की व्यवस्था या घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था के बारे में बताना होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था उसकी क्रिस्टल संरचना कहलाती है और इस त्रिविम व्यवस्था में घटक कणों को बिंदुओं के रूप में दिक् स्थान या स्पेस में प्रदर्शित करने की कस्टमरी है या इसको इसी रूप में दिखाया जाता है। तो यह जो बिंदुओं की जो यह व्यवस्था है इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न, रिपीटिंग सिमेट्रिकल पैटर्न, जो किसी क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। और किसी क्रिस्टल जालक का लघुतम पुनरावर्ती यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, उसकी कोष्ठिका कहलाती है। आपकी पुस्तक में 14 त्रिविम प्रकार के जालक का वर्णन किया गया है जो कि ब्रेवे जालक, फ्रांसीसी जो गणितज्ञ थे इनके नाम पर ब्रेविस लैटिस या ब्रेवे जालक कहा जाता है। इस प्रकार के जालक में जो अभिलक्षण है उसमें ये बताया गया कि जालक में प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु को जालक स्थल कहते हैं
पुनः सुनिए, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल लैटिस साइट कहलाता है। दूसरा है क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो एक परमाणु या अणु या आयन के रूप में हो सकता है। वास्तव में अगर हम इस चित्र में विभिन्न जो बिंदु दिखाए गए हैं, डॉट्स दिखाए गए हैं, उन्हें बड़े बड़े परमाणु के रूप में प्रदर्शित करें तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता। अतः क्रिस्टल जालक में एक एक परमाणु को एक एक बिंदु के रूप में दिखाने की परंपरा है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ करके रखा जाता है जिससे उनकी ज्यामिति समझाई जा सके। वास्तव में बांड न होने पर वास्तव में बांड तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको हम यहाँ पर एक सीधी रेखा के रूप में जोड़ करके दिखा रहे हैं, केवल समझने के लिए ये है। इस तरह का बांड दिखता नहीं है। अगला जो चित्र है उसमें एकक कोष्ठिका का एक भाग दिखाया गया है। एकक कोष्ठिका का वर्णन हम दो प्रकार के पैरामीटरों के आधार पर करते हैं। पहला जो पैरामीटर है वह है उनके किनारों की लंबाई। इसमें तीन साइड हैं, तीन किनारे हैं, कोर हैं, ए, बी और सी। ए लंबाई दिखा दिया गया, बी चौड़ाई दिखा दिया गया, सी ऊंचाई दिखा दिया गया। तो ये तीन विमाएँ वास्तव में इनके तीन किनारों को दिखाती हैं। एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है इनके किनारों या कोरों के मध्य का कोण अल्फा बी और सी के मध्य, कोण बीटा ए और सी के मध्य तथा कोण गामा ए और बी के मध्य दिखाने की परंपरा है। इस प्रकार इन दोनों पैरामीटरों के आधार पर किसी यूनिट सेल को निरूपित किया जाता है। अगला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में आद्य और केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसे कहते हैं जब विभिन्न परमाणु केवल कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, जबकि केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी उपस्थित होते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त उसके एक सेंटर में भी एक परमाणु होता है। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें सभी कोनों में उपस्थित परमाणुओं के अतिरिक्त प्रत्येक फलक सभी, जैसे अगर कोई घनाकार एकक कोशिका है तो उसके 6 फलकों पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होंगे। नंबर 3 है अंत केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें सभी कोनों के अतिरिक्त दो साइड में, दो अंत बिंदुओं पर भी इसमें परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसको अगर कस्टमरी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो आपकी बुक में केवल ऊपर नीचे के फलकों पर एक एक परमाणु दिखाया जाता है। अगला जो चित्र है इसमें क्रिस्टलों में 7 प्रकार की आद्य एकक कोशिकाएं, 7 प्रकार की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का वर्णन किया गया है। इन्हें हम जो नाम रखा गया है, पहला है घनीय क्यूबिक, दूसरा द्विसम लंबाक्ष या टेट्रागोनल, तीसरा विषम लंबाक्ष आर्थोरॉम्बिक, चौथा है षटकोणीय या हेक्सागोनल, पांचवा है राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल,
त्रिसम नताक्ष, छठा है मोनोक्लिनिक एक नताक्ष, और अंतिम है सातवां ट्राइक्लिनिक। ये त्रिनताक्ष नाम दिया गया है। इसमें आप चित्र देख करके समझ सकते हैं कि घनी जो संरचना है इसमें सभी कोर और सभी कोण आपस में बराबर हैं, जबकि सभी कोण भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसी संरचना जिसमें सभी कोर और सभी कोण बराबर हों, माने सभी कोण 90 डिग्री के हों और सभी कोरों की लंबाई बराबर हो, उसे हम क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा है टेट्रागोनल या द्विसम लंबाक्ष। इस प्रकार के यूनिट सेल में दो कोरों की लंबाई तो बराबर होती है, ए और बी दो कोरों की लंबाई बराबर है, किंतु सी जो ऊंचाई है ये कुछ अधिक है। ये इसका उदाहरण एक पासा हो सकता है। नंबर 3 है आर्थोराम्बिक या विषम लंबाक्ष। इस प्रकार के यूनिट सेल में सभी कोरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जबकि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। नंबर 4 है हेक्सागोनल या षटकोणी। षटकोणी जो संरचना है वास्तव में इसको 3 टेट्रागन से जुड़ी हुई संरचना के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ लाल रंग से एक टेट्रागन दिखाया गया है, जिसमें ऊपर का जो कोण है लंबाई और चौड़ाई के बीच का कोण गामा वो 120 डिग्री है, जबकि जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों बराबर हैं। ऊंचाई इसकी अधिक है। यह पूरी षटकोणी संरचना है जिसमें 3 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए माने जा सकते हैं। अगला है राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कोरों की लंबाई तो बराबर है, जबकि इसमें लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों 90 डिग्री के नहीं हैं। तीनों 90 डिग्री के नहीं हैं। ये घन के ही समान है, लेकिन जैसे बिगड़ा हुआ घन हो या रूपांतरित घन हो, जिसका रूप विरूपित कर दिया गया हो, रूप बिगाड़ दिया गया हो, इस प्रकार के घन को रंबोहेड्रल या ट्राइगोनल संरचना कहेंगे। अगला है मोनोक्लिनिक संरचना, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कोर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और लंबाई तथा यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी और सी तीनों कोरों की लंबाई भिन्न भिन्न है, जबकि जहाँ तक कोण की बात है तो इसमें एल्फा और गामा कोण 90 डिग्री के हैं और बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ चित्र में कुछ बदल करके दिखाया गया, बीटा बराबर 90, एल्फा बराबर 90, गामा बराबर 90 नहीं होगा। अंतिम है ट्राइक्लिनिक या त्रिनताक्ष। इसमें भी एक नताक्ष के ही समान तीनों कोणों की लंबाई बराबर नहीं होगी और तीनों कोणों की अल्फा बीटा गामा भी ये 90 डिग्री नहीं होते हैं। आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्रिस्टल तंत्र और उसमें विविधताएं और ABC कोरों की लंबाई का अनुपात, कोण और इसके उदाहरण दिए गए हैं, जिसको आप अभ्यास करें, अभ्यास द्वारा इसको अध्ययन करें। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिसेस की यूनिट सेल्स का वर्णन किया हुआ है। हम जानते हैं कि 7 प्रकार के क्रिस्टल सेल्स में कुल 4 प्रकार के पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं, इसलिए टोटल 28 प्रकार के यूनिट सेल होने की संभावना है।
लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के कारण केवल 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस पाए गए हैं। यहाँ चित्र में इन सभी को दिखाया गया है। क्यूबिक लैटिस 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, या आद्य, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड। दूसरे चित्र में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें 2 संभावनाएं हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। तीसरा आर्थोराम्बिक या विषम लंबाक्ष जालक में 4 व्यवस्थाएं संभव हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, ये इंड सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एकमात्र यही आर्थोराम्बिक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सभी चारों प्रकार के पॉसिबल वेरिएशंस पाए जाते हैं। अगला है ये 2 संरचनाएं हैं, एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में केवल 2 ही संभावना है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है इंड सेंटर्ड। त्रिनताक्ष जालक या ट्राइक्लिनिक लैटिस में एक त्रिसम नताक्ष जालक या राम्बोहेड्रल लैटिस में भी एक तथा षटकोणीय जालक या हेक्सागोनल लैटिस में भी केवल एक संभावना है। इसके पश्चात एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा।